So, hello everyone. My name is Ayushi Arora, and I welcome you to my YouTube channel. So, today we are doing class 12th history of CBSE board, and we are doing book number 1 of history and chapter number 3. So, हम chapter 3 कर रहे हैं जिसका नाम है Kinship, Caste and Class, Early Society and Societies from circa 600 BCE to 600 CE. ठीक है, ये हो गया आपके चैप्टर का नाम. So before I move on, I request you all कि अगर आपने मेरी previous videos नहीं देखी हैं, then please go back and do watch it. Because अगर आप पिछली videos देखेंगे तो आपको एक continuity में सारे के सारे chapters उसमें एक order में discuss किए गए हैं, तो वो आपके लिए fruitful रहेगा. ठीक है? So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all. So, today we are doing class 12th history of CBSE board. So, before I move on, I request you all ki if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे. ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना. उससे आपका भी बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा. कैसे बेनिफिट होगा? आप शेयर करेंगे तो आप नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, तो स्प्रेडिंग नॉलेज इज अ वेरी गुड कॉज. ठीक है? और तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका बुक 1 से है. बुक 1 जो है आपकी हिस्ट्री में 3 बुक्स है ना. एक में हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, एक में मेडिवल और एक में मॉडर्न. तो जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जो किताब है उसमें से हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, दैट इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास. किनशिप की बात करेंगे. किनशिप का मतलब रिश्तेदारियों की बात करेंगे. किनशिप. पहले वाले जितने भी चैप्टर्स थे उसमें क्या लिखा हुआ था? किंगशिप. ज्यादातर हम वर्ड क्या सुनते हैं? किंगशिप, यानी कि राजा की बात करते हैं, राजा और राजा के साम्राज्य की बात करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड किनशिप, किनशिप का मतलब क्या होता है? किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी. तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनकी बात करते हैं, रिश्तेदारी की बात करते हैं. कास्ट वी ऑल नो. अगर आपको कास्ट के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू चाहिए कि कास्ट का इमर्जेंस किस तरीके से हुआ, तो मेरी एक कास्ट की वीडियो है, वो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने डाली थी. तो आप वो कास्ट वाली वीडियो सर्च कर सकते हो, मीनिंग ऑफ कास्ट करके. तो व्हाट इज कास्ट, कास्ट का मीनिंग के बारे में सर्च करना, वो आपको आ जाएगा. कास्ट एंड क्लास. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है कि एक हाई क्लास है, एक लो क्लास है. कोई बोलते हैं ये अपर क्लास को बिलोंग करता है, ये लोअर मिडिल को बिलोंग करता है. दीज आर द टर्म्स विच वी यूज इन टुडेज सिनेरियो. आज की डेट में हम क्लास को इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये हाई कास्ट है, ये लो कास्ट है, इस तरीके से. बट जब हम पहले जमाने की बात करते थे तो पहले चीजें अलग थी, आज चीजें अलग हैं और पहले अलग थी. तो कास्ट की भी बात करेंगे और कास्ट में हम वर्णा ऑर्डर की बात करेंगे. वर्णा ऑर्डर की बात करेंगे मतलब क्या कि किस तरीके से आपके ब्राह्मणास ने एक सिस्टम बनाया था, दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रिया, वैश्यास, शूद्रास, इनका जो एक सिस्टम था, ये जो हायरार्किकल ऑर्डर इन्होंने क्रिएट किया, उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में. अब ये चैप्टर का जो टाइम पीरियड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट टॉक्स अबाउट द अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज. तो हम अलग अलग सोसाइटीज की बात करेंगे. ठीक है? यानी कि अलग अलग तरीके के समाज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. और जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है? फ्रॉम सिरका 600 BCE टू 600 CE. सिरका का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली,
कि अप्रोक्सीमेटली 600 BCE से लेकर 600 CE तक सारी चीजें उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें अगर आपने लॉकडाउन के टाइम पर महाभारत देखी होगी तो महाभारत अगर आपने देखा है तो फिर आपके लिए ये बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपको महाभारत का बेसिक आइडिया है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो 600 BCE से 600 CE में हमने मौर्यज भी पढ़ा था, मौर्यन एम्पायर को भी हमने स्टडी किया था। इस टाइम पीरियड के अंदर अब हम उसमें हमने क्या स्टडी किया था, किंगशिप, कि राजा के बारे में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम किंगशिप की बात करेंगे, यानी कि उस समय के रिश्तेदार कैसे थे, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय कास्ट का क्या रोल था, उस समय की क्लास कैसी थी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम महाभारत के ऊपर फोकस करेंगे। अब महाभारत के ऊपर हम क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि महाभारत एज अ टेक्स्ट, ठीक है, किसी ने तो लिखी होगी ना महाभारत की कहानी, किसने लिखी, क्या हुआ, उस सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर महाभारत के टेक्स्ट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय की सोसाइटी किस तरीके से थी। यानी कि अगर आजकल की किसी को सोसाइटी समझनी है तो वो आज की कोई किताब उठा के पढ़ लेंगे। जैसे कि हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक उठाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हम उसको उठाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा वर्ल्ड में ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो जब हम महाभारत जैसी किताब को पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, महाभारत एज अ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उस समय की सोसाइटी किस तरीके की होगी। क्यों? बिकॉज हमारे पास में उस समय पर एज सच कोई मीडिया तो था नहीं कि मीडिया जाकर चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो महाभारत को समझेंगे और महाभारत के इन्फ्लुएंस को समझते हुए फिर हम वहां की सोसाइटी को स्टडी करेंगे। सो कृष्णा जी पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पहले आप रीड करेंगे फिर हम इसको ढंग से समझेंगे। चलिए शुरू कीजिए। Changes in economic and political life, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers. Craft specialists often emerged as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. Historians often use textual traditions to understand these processes. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. Used, used carefully, text allow us to piece together attitudes and practices that shape the social histories. हाँ जी, वेरी गुड। तो हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लिखा है ना चैप्टर की हेडिंग अर्ली सोसाइटी एंड सोसाइटीज, यानी कि पहले एक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सोसाइटी के अंदर चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं, जब वहां की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरियाज दैट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यानी कि जब एग्रीकल्चर आपका लोगों की लाइफ में पहुंचा तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते हैं, वो लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, जो लोग जंगल में रहते थे उनकी लाइफ क्या होने लगी, ट्रांसफॉर्म होने लगी। नाउ क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। तो जो लोग क्राफ्ट करते थे, हैंडीक्राफ्ट का वर्क हो गया या किसी भी और तरीके का क्राफ्ट हो गया, तो वो जो क्राफ्ट करते थे उनकी किस तरीके की सोशल ग्रुप में उनकी कैसी लाइफ थी उसके बारे में पढ़ेंगे। The unequal distribution of wealth sharpened the social differences. So थोड़ा मेरा गला भी खराब है और मैंने मुंह में इलायची रखी हुई है, तो वॉइस थोड़ी अगर अलग आ रही है
तो उसके लिए आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों गला ठीक नहीं हो रहा, बट सिंस मे बी ये वेदर चेंज की वजह से भी हो सकता है, तो आवाज को आप लोग टॉलरेट कर लेना, ठीक है। Historians often use textual traditions to understand these processes. अब हम बात कर रहे हैं कि उस समय की इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे थे, उस समय की पॉलिटिकल लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, और एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन हो रहा है, यानी कि सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। अब हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। अब मुझे उस समय की सोसाइटी को समझना है। वी ऑल आर हिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री में क्या होता है, हम पुरानी पुरानी सोसाइटीज को स्टडी करते हैं ऑब्वियसली। तो इन सोसाइटीज को समझने के लिए, इसकी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को समझने के लिए हमने ये वाला चैप्टर लिया है, और इसमें हम एक टेक्सचुअल ट्रेडिशन को लेंगे, यानी कि अब हम एक टेक्स्ट को स्टडी करेंगे, और वो टेक्स्ट क्या होने वाला है, महाभारत, ठीक है। उसके बारे में आगे आएंगे। आगे लिखा है, we can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. Social actors यानी कि उस समय के जो समाज के अंदर कार्यकर्ता थे, वो उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। जैसे कि हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोका के बारे में पता चला था, सिमिलर मैनर में बाकी लोग किस तरीके के काम कर रहे थे, यानी कि पांडव थे, तो पांडवों ने क्या, वो खोद कर गए इंस्क्रिप्शंस में, वो एनग्रेविंग्स होती है ना, जो कि वो स्टोन के ऊपर करते हैं, तो वो क्या सारी चीजें थी उनके ऊपर बात करेंगे। यूज केयरफुली टेक्स्ट अलाउ अस टू पीस टुगेदर एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप सोशल हिस्ट्रीज। तो अब हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट एटीट्यूड्स को स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से हमारी सोशल हिस्ट्री फ्रेम होती है। इतना आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेसिकली हम रिश्तेदारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर किनशिप। हम अलग अलग कास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, और उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज को हम स्टडी करेंगे। और टाइम पीरियड है हमारा 600 BCE से 600 CE तक। अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन वाली वीडियो नहीं देखी है, then I request you please go back and do watch it, because तब आपको समय के बारे में चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए और टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो लिखा है, महाभारत अ कोलोसल एपिक टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। महाभारत क्या है, एक एपिक है, अ कोलोसल एपिक, ठीक है। मतलब एक ऐसा महाकाव्य है, जो महाभारत है वो पोइट्री की फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं अ कोलोसल एपिक, काव्य, महाकाव्य, ठीक है। टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि उस समय के समाज को समझने के लिए हमारे पास एक एपिक है जिसका नाम महाभारत है, ठीक है। अब इसके अंदर की चीजें रीड करेंगे। चलिए कृष्णा जी पढ़िए। Historians often use textual tradition to understand social history. Some texts lay down norms and social behavior. Others describe a wide range of social situations and practices. Texts like Mahabharata allow us to understand practices that shape social history. In focusing on the Mahabharata, a colossal epic running in its present form into over 100,000 verses with depictions of a wide range of social categories and situations. It is one of the richest texts of the subcontinent. It was composed over a period of about 1,000 years, circa 500 BCE onwards, and some of its stories it contains may have been in circulation even earlier. The central story is about two sets of warring cousins, but the text also contains sections laying down the norms of social behaviors. Occasionally, the principal character seems to follow these. चलिए बहुत अच्छा बताया आपने। एक सेकेंड प्लीज रिकॉर्डिंग को पॉज करो, 1 सेकेंड बाद हम स्टार्ट करेंगे। पॉज करना। हाँ
हाँ जी कृष्णा जी, बस 1 सेकंड में शुरू कर रहे हैं, 1 सेकंड। तो कृष्णा जी, पहले जी। से आप एक्सप्लेन कर दो एक बारी। इन्होंने हमें बताया कि जो हिस्टोरियंस हैं वो टेक्सुअल ट्रेडिशंस को यूज करते थे अपनी हिस्ट्री। बेटा 1 सेकंड रुको, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मेरी वीडियो वो रिकॉर्डिंग को फिर से शुरू कर दो। हेलो, हाँ जी कृष्णा जी, हाँ जी। चलिए ये एक्सप्लेन कीजिए। हाँ। महाभारत अ कोलोसल एपिक टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। ये जो आपने इसके जो 5-6 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको पहले आप एक्सप्लेन करेंगे फिर मैं करूंगी, अभी पहले आप कीजिए। इन्होंने हमें बताया कि जो हिस्टोरियंस हैं वो टेक्सुअल ट्रेडिशंस को यूज करते थे हमारा सोशल हिस्ट्री जानने के लिए, जिससे उन्हें सोशल बिहेवियर और सोशल नॉर्म्स पता लगते थे, और जिससे हमें बहुत सारी सिचुएशंस और प्रैक्टिसेस पता चलती थी अर्ली टाइम्स की। फिर उन्होंने बताया जैसे महाभारत है, महाभारत से हमें पता लगता है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं और सोशल हिस्ट्री है वो कैसे शेप हुई है। फिर उन्होंने बताया कि महाभारत एक कोलोसल एपिक है जिसमें 100,000 वर्सेस है, और जिसमें बहुत वाइड रेंज में हमें सोशल कैटेगरीज और बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में बताया हुआ है। जो हमारा महाभारत है वो सबसे रिचेस्ट रिटन बुक है सब कॉन्टिनेंट में, जिससे ओवर 1,000 ईयर्स हो गए हैं कंपोज करे हुए, जो circa 500 BC ऑनवर्ड से आ रही है। तो मैंने बताया कि बहुत सारी इसकी स्टोरीज बहुत सारे सालों से सर्कुलेशन में है और अभी तक है। तो उन्होंने फिर बताया कि जो इसकी महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है वो दो वॉरिंग कजिन्स के बीच में है, दो सेट्स ऑफ कजिन के बीच में है। फिर उन्होंने बताया कि जो महाभारत है वो अ, अ, उनमें ऐसे सेक्शंस हैं जो कि नॉर्म्स बताते हैं हमें और सोशल बिहेवियर बताते हैं, और जो भी महाभारत में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इन सोशल नॉर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं भी एलैबोरेट कर देती हूँ। तो इसमें हम बात कर रहे हैं महाभारता अ कोलोसल एपिक, यानी कि एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है महाभारत। उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को समझने के लिए हमने महाभारत एज अ टेक्स्ट लिया है। ठीक है, हम महाभारत को समझेंगे और फिर उससे हम उस समय की सोसाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है, historians often use textual traditions to understand social history। तो जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्स्ट को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर उस समय की सोसाइटी के बारे में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो लिखा है, सम टेक्स्ट lay down norms of social behavior। नाउ कुछ टेक्स्ट के अंदर सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स के बारे में बताया गया है। Others describes a wide range of social situations and practices। कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनके अंदर सोशल बिहेवियर, यानी कि हमें अपनी सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसके बारे में बताया गया होगा, और किसी किसी में एक वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। इसके अंदर इसी चैप्टर में आगे हम धर्मशास्त्र, धर्म सूत्रास, मनुस्मृति, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने महाभारत नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप यूट्यूब पे भी महाभारत का कोई एक एपिसोड देख लो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाए कि कौन पंचाली कौन थी, गंधारी कौन थी, या कुंती कौन है। तो वो जो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नाउ आगे लिखा है, टेक्स्ट लाइक महाभारता allow us to understand practices that shape social histories। कि क्या क्या प्रैक्टिसेस उस समय पर चल रही थी, यानी कि उस समय पर जैसे एक प्रैक्टिस हम ले सकते हैं, वो बताएंगे पॉलीगैमी की प्रैक्टिस, पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस, कि वन वुमन कैन कीप मल्टीपल हस्बैंड्स। तो ये जो एक प्रैक्टिस थी, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगी एक एक प्रैक्टिस के ऊपर भी, और कैसे
धर्मशास्त्रा में, धर्म सूत्रा में इन सारी चीजों को दर्शाया गया। तो उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो पांडवास थे वो 5 पांडव थे, उनकी एक ही वाइफ थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। इट इज इन फोकसिंग ऑन महाभारता, अ कोलोसल एपिक रनिंग इन द प्रेजेंट फॉर्म into over 1 lakh verses with depictions of a wide range of social categories and situations. तो उसमें 1 लाख वर्सेस है। वर्सेस मतलब वो काव्य की फॉर्म में है, ऐसे एक एक मतलब एक एक वर्स है, एक एक पैराग्राफ टाइप होता है, उसको बोलते हैं वर्स। तो ये जो पोएटिक फॉर्म में होता है तो उसको पैराग्राफ ना बोलकर हम वर्स बोल देते हैं, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। महाभारत एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, रिच टेक्स्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट है। It was composed over a period of about 1000 years. 1000 साल लगे महाभारत को कंपोज करने में, यानी कि approximately 500 BCE के onwards इसको लिखा गया। And some of the stories it contains may have been in circulation even earlier. तो कह रहे हैं कि जो महाभारत में कहानियां लिखी गई, तो कहानियां हो सकता है कि वो कहानियां लिखी गई हो जो कि सर्कुलेशन में पहले से चल रही हो, यानी कि उस समय का समाज किस तरीके का था, चीजें किस तरीके की थी, उसको देखते हुए वो स्टोरी लाइन बनी हो। क्योंकि आजकल की हमें जो मूवीज हम देखते हैं, या हम कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी स्टोरी सुनते हैं, तो वो क्या होता है, वो वही चीजें दिखाते हैं जो कि हमारे समाज में चल रहा होता है, हमारे सोसाइटी में जो चीजें चल रही होती है उसी को लेकर मूवी बन जाती है ना। तो सिमिलर मैनर में वो कह रहे हैं कि महाभारत टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के हमें वहां की सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है। तो स्टोरी क्या है महाभारत की? सबसे पहले तो जिन बच्चों को स्टोरी नहीं पता महाभारत की, उनके लिए थोड़ी सी स्टोरी लाइन में बिल्ड अप कर देती हूँ। देखो, रामायण के बारे में तो सबको पता है कि राम जी ने रावण को मारा और इसलिए हम दशहरा मनाते हैं, और उसके बाद अब हमारी दिवाली तो आ रही है, 2-4 दिन, थर्सडे की दिवाली है ना। सो अभी ये दिवाली के बारे में हमें पता है, लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वो बेसिक स्टोरी लाइन क्या है? द सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजन्स, यानी कि वो कजन्स की स्टोरी है जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। बट the text also contains sections laying down the norms of social behavior. एक चीज तो ये है कि हम स्टोरी पे फोकस करेंगे कि स्टोरी क्या थी। पहले तो हमें कहानी पता होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में जब आप क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जब आप आगे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ेंगे या ऑनर्स करेंगे उसमें, तो जो आपको 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है या जो आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ाई जाती है, उसमें सिर्फ कहानी नहीं होती, उसमें कहानी से बढ़ के बात की गई होती है कि हमने कहानी पढ़ी, अब कहानी पढ़ने के बाद हम नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि उस समय के समाज में लोग किस तरीके से बिहेव करते थे, उसके ऊपर आऊंगी मैं। ओकेजनली द प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम्स टू फॉलो दीज नॉर्म्स। अब सबसे पहले मैं, जिनको स्टोरी बिल्कुल नहीं पता महाभारत की, वैसे तो सबको पता ही होगी, बट जिनको नहीं पता, कुछ कुछ बच्चों को नहीं भी पता होता, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो स्टोरी ऐसा है कि मतलब 2 वॉरिंग कजन्स है, ठीक है, 2 कजन्स हैं, 2 कजन्स के सेक्ट हैं पूरे, मतलब उनका ग्रुप है आपस में, जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है। तो एक का नाम है कौरव और एक का नाम है पांडव, ठीक है। पांडव जो है वो 5 भाई हैं और जो कौरव है वो पूरे 100 भाई हैं, ठीक है। वो 100 भाई हैं और ये 5 भाई हैं। तो आपस में इनका प्रॉपर्टी को लेकर इशू होता है। प्रॉपर्टी उस समय पर क्या, उस समय पर मतलब ये राजा की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन शासक बनेगा, कौन राजा बनेगा, इसको लेकर लड़ाई थी, ठीक है। तो कुछ होता है ऐसे, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो पांडवों के फादर होते हैं वो मर जाते हैं, जो कि बड़े भाई होते हैं, ठीक है। और जो कौरवों के फादर होते हैं वो आपके धृतराष्ट्र होते हैं,
वो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, फिर भी एज अ रूलर वो बनकर बैठे होते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई की डेथ हो गई होती है। नहीं, शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मेरे ख्याल धृतराष्ट्र बड़े भाई होते हैं और वो छोटे भाई, या पता नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। बट स्टोरी का जो मेजर लाइन है वो यही है कि कौरव और पांडव होते हैं, तो दोनों बेसिकली ये सोच रहे होते हैं कि किसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो धृतराष्ट्र को इसलिए राजा बनाया गया जाता है क्योंकि पांडवों के जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा कौन होता है इनके अंदर? पांडवों में सबसे बड़े होते हैं आपके युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर बड़े होते हैं तो युधिष्ठिर को कायदे से राजा बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौरव कहते हैं कि सिंस इनके फादर जो कि पांडवों के फादर थे पांडु, वो उनकी डेथ हो चुकी है, अब हमारे फादर गद्दी पर बैठे हैं, यानी कि एक राजा बनकर बैठे हैं, तो वो राजा बनकर बैठे हैं, तो हमें अब रूलिंग लीनिएज मिलना चाहिए, हमें राजा बनना चाहिए। तो दुर्योधन जो सबसे बड़ा भाई होता है, वो कौरवों का जो भाई होता है, वो कहता है कि हमें राजा बनना चाहिए। और इनको इंस्टिगेट कौन करता है? इनका जो एक मामा होता है शकुनी। ठीक है, तो वो शकुनी मामा सारा दिन दुर्योधन को नेगेटिव बातें सिखाता रहता है, और जिसकी वजह से वो, पहले इसका नाम था सुयोधन, बाद में ये दुर्योधन बन गया, बिकॉज इसके जो एक्ट्स थे वो इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। तो कहानी कुछ इस तरीके से चलने लगती है। तो चलने लगती है तो बाद में क्या होता है कि राजा कौन बनेगा इसको लेकर वॉर हो रही है। वॉर होती है तो इधर तो खैर भगवान कृष्ण आ जाते हैं पांडवों की साइड पर, तो इसलिए पांडवों की विजय होती है, और दुर्योधन और उसके 100 जो भाई होते हैं वो लोग हार जाते हैं। तो मेजर स्टोरी लाइन क्या है कि उस समय पर लड़ाई हो रही है, किसके लिए लड़ाई हो रही है? प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है। इवन इन टुडेज सिनेरियो, आजकल भी लोग फैमिली में जो कजन्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर्टी इशू के लिए लड़ाई करते हैं। बट ऐसा आज की डेट में तलवार वाला कोई सिस्टम नहीं है कि एक दूसरे को लेकर तलवार लेकर युद्ध शुरू हो जाए। आजकल तो क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिकली बातों के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू ही ऐसी चीजों को सुलझाया जाता है। लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस समय पर प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि राजा कौन बनेगा, पावर को लेकर उस समय पर राइवलरी चल रही थी। ठीक है, तो अब उस समय के हमें सोशल बिहेवियर को स्टडी करना है कि सोसाइटी में किस तरीके के बिहेवियर और नॉर्म्स चल रहे थे। तो वो एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। स्टोरी भी मैं साथ साथ सुनाती रहूंगी, और थोड़ा सा जो वो बड़ा कौन है छोटा कौन है उसके ऊपर मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के आपको बता दूंगी। आगे लिखा है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारता। अब जो महाभारता है वो एक क्रिटिकल एडिशन है। भाई इतना लंबा किसी ने महाकाव्य लिखा, और उस महाकाव्य को पढ़ना, समझना, सारी चीजें करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसमें हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है वीएस सुथांकर। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, इनके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, वीएस सुथांकर के ऊपर। चलिए पहले आप इसे कृष्णा जी पढ़ दीजिए, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। In 1919, under the leadership of a noted और Indian ना बेटा एक सेकेंड, ये जो लिखा हुआ है ना, लिखे हुए को बड़ा कर दो थोड़ा। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत भले ही ना भी आए, ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा शो होना चाहिए स्क्रीन पर। एक्चुअली फिर वो ना आपकी वीडियो से ना थोड़ा हाइड हो जाता है। ठीक तो है, ठीक इतना है, भी ठीक है, तो इससे तो चलो ठीक है, रीडेबल तो है। ठीक है। In पढ़िए। 1919, under the leadership of a noted Indian Sanskritist, B.S. Subhankar, a team हम्म of scholars initiated the task of preparing a critical edition of Mahabharata. Initially, they collected Sanskrit manuscripts of texts written in variety of languages from different parts of the country. The team compared verses from each manuscript. Ultimately, they selected the verses that appeared common to most versions and published these in several volumes, running into 3,000 pages. The project took 47 years to complete.
There were several common elements in Sanskrit version of the story, evident in the manuscripts found all over the subcontinent of Kashmir to Tamil Nadu. Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text had been transmitted over the centuries. These variations were documented in notes and uh, appendices to the main text. हाँ जी, इसको आप छोटा कर दो, मतलब पूरा वो 5th पॉइंट भी कंप्लीटली दिख जाए। आ रहा है अब? हाँ जी, अब आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि इन 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट, तो इंडियन संस्कृतिस्ट थे आपके वीएस सुक्थांकर, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसको समझाने में। महाभारत के को जो कंबाइन करने का जो काम है ना, सबसे बढ़िया जो जिसने काम किया है वो किसने किया है? वीएस सुक्थांकर ने किया है। इसके ऊपर आपसे 1 मार्कर आ सकता है, ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि विच इंडियन संस्कृतिस्ट कंपाइल्ड दी टेक्स्ट ऑफ महाभारता। तो आप बात करेंगे वीएस सुक्थांकर की, कि वीएस सुक्थांकर वो पर्सन है जिन्होंने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया है, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने किया क्या, जो वीएस सुक्थांकर थे, इनिशियली दे कलेक्टेड द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। तो जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थी महाभारत की, उनको इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब कहानी जो थी ना महाभारत की, वो अलग अलग हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। यानी कि कहीं पर महाभारत लिखी गई होगी मराठी में, तो कहीं पर महाभारत का कुछ हिस्सा बिहारी में लिखा गया होगा, या कहीं पर कुछ और पंजाबी में लिखा गया होगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में जो महाभारत के किस्से लिखे गए थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बंदे ने किया। वीएस सुक्थांकर थे और उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने द टीम कंपेयर्ड वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि इनको अगर कहीं और से, मतलब मान लो इनको नॉर्थ, अपर नॉर्थ से कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिली, तो उन्होंने उसको पढ़ा, उसको रीड किया और फिर उससे अपना चीजों को समझा और समझने की कोशिश करी महाभारत इस तरीके से होगी। फिर इन्होंने थोड़ा साउथ इंडिया से कुछ लिया होगा, महाभारत का कॉन्सेप्ट वहां से लिया। तो अब ये लोग बनाते कैसे थे मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि इन्होंने जो टेक्स्ट बनाया, जो क्रिटिकल एडिशन बनाया महाभारत का, तो वो किस तरीके से बनाया, जो कॉमन स्टोरी लाइन थी ना, इन्होंने वो लिया। यानी कि जो स्टोरी आपके नॉर्थ इंडिया में भी चल रही है, जो स्टोरी आपके साउथ इंडिया में भी चल रही है, जो ईस्ट इंडिया में भी चल रही है और जो वेस्ट इंडिया में भी चल रही है, तो वो सारी जगहों से चीजें ले लेकर इन्होंने अपने टेक्स्ट को कंपाइल किया, ठीक है। और जो अनकॉमन होता था उसको ये छोड़ देते थे, मतलब ये अनकॉमन को लिख देते होंगे कि इन सम पार्ट्स दीज एंड दीज थिंग्स वर फाउंड। तो कॉमन एलिमेंट्स को लिया गया जो कि सारी जगह पर कॉमन थे। Ultimately, they selected the verses that appeared common to the most versions that published in these several volumes, running into over 13,000 pages. यानी कि 13,000 पेजेस का आपका महाभारत का टेक्स्ट बना। The project took 47 years to complete. 47 years लगे महाभारत को सुनने में, मतलब महाभारत का ये जो टेक्स्ट बनाने में इनको कितने लगे? 47 years लगे। आगे लिखा है, there were several common elements in the Sanskrit version of the story. बहुत सारे common elements थे संस्कृत version of the story में, evident in the manuscript found all over the subcontinent from Kashmir to Tamil Nadu. यानी कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, यानी कि नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक जितने भी कॉमन एलिमेंट्स थे, उन्होंने उसको लेकर महाभारत को कंबाइन किया और उसको एज अ टेक्स्ट बनाया। आगे लिखा है, also evident were enormous regional variations in the ways in which
text has been transmitted over the centuries. These variations were documented in footnotes and appendices to the main text. So what they are saying is कि there were enormous regional variations. यानी कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ तो यहाँ पर रीजनल वेरिएशन अलग होगी, और अगर मैं साउथ इंडिया में रहती तो ऑब्वियसली उस टेक्स्ट की जो रीजनल वेरिएशन होगी वो अलग होगी. यानी कि हम कहीं पर भी रहते हैं तो वहां पर उस रीजन का इफेक्ट तो हमारे ऊपर आएगा ही आएगा ना, isn't it? अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहती तो ऑब्वियसली आई एम स्पीकिंग हिंदी. अगर मैं साउथ इंडिया में रहती होती, आंध्रा में रह रही होती, तो मैं तेलुगु बोल रही होती, है कि नहीं? तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये जो टेक्स्ट है इनकी सबकी क्या है, रीजनल वेरिएशंस बहुत सारी है, बट जो कि सेंचुरीज के साथ ट्रांसमिटेड होती जा रही हैं. तो जो फुटनोट्स होते थे, कॉमन स्टोरी ऊपर लिख दी जाती थी महाभारत की, और जो फुटनोट्स जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको बोलेंगे बेटा रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए, तो रिसर्च पेपर में क्या होता है, फुटनोट्स लिखने होते हैं. फुटनोट्स का मतलब होता है कि आपने कौन सी लाइन कहाँ से ली, या आपने ये लाइन या ये टेक्स्ट के अंदर ये वाली बात आपने कहाँ से ली, वो सारी चीजें हम फुटनोट्स में लिखते हैं. तो बता रहे कि जो वेरिएशंस होती थी कि एक तो कॉमन स्टोरी हो गई कि कौरव है, पांडव है, और दोनों में लड़ाई हो रही है, ये वॉरिंग कजिन्स हैं आपस में, बट फिर उसके बाद में फुटनोट के अंदर बताया जाता था कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं और यहाँ पर वेरिएशंस हैं. यानी कि कुछ लोग बोलेंगे कि कहानी में ऐसा हुआ था और कुछ बोलेंगे कि कहानी में ऐसा हुआ था. और अपेंडिसेस टू द मेन टेक्स्ट, यानी कि अपेंडिक्स होता है जो एंड में लिखा जाता है टेक्स्ट के, जिसके अंदर सारे सोर्सेज वगैरह मेंशन किए जाते हैं. तो उसके अंदर भी टेक्स्ट के उसमें वो लिखा गया है कि क्या क्या वेरिएशंस हुई हैं. इतनी बात समझ में आ गई? अब इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर स्टॉप कर दो. इसको हम 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे. 2-3 पार्ट, सेकेंड ऑन कर दो. सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है. ये महाभारत वाला जो चैप्टर है इसको हम 2-3 पार्ट्स में डालेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर. ये एक बारी में समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डाल दूंगी. पहले आज तो हम इसको पीपीटी के थ्रू कर रहे हैं, बाद में मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको आपको एनसीईआरटी बुक का जो पीडीएफ है उसके थ्रू लाइन टू लाइन भी करा दूं, बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है. सो इसके लिए इसको आज इतना ही करते हैं. आज इसका ये पार्ट 1 मैं डाल दूंगी और बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट करके डाल देंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तो आपको भी देखने में आसानी होगी. दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट नंबर 1. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना. ऑल पर सेट करने से क्या होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. हैप्पी दिवाली. दिवाली इज कमिंग सून, सो आई होप दिवाली से पहले पहले मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच. रिकॉर्डिंग स्टॉप